नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम द सिंपल टॉक में, जहां बात सिंपल और सीधी होगी। और आज हमारे साथ जो शख्स जुड़ने जा रहे हैं उनका कंट्रोवर्सी से कुछ खास ही नाता है। तो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं आज दीपक कलाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कश्मीर छोड़ के मुझे चंद दिन हुए हैं, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए कश्मीर के जो मेरे मुरीद है उनके साथ मैं जुड़ने जा रहा हूँ। और इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं कश्मीर को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। तो दीपक, आप लॉस एंजलिस में पैदा हुए हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स कहाँ से हैं और आप जम्मू कश्मीर से इतना लगाव और इतना प्यार कैसे जताते हैं? मेरा जन्म लॉस एंजलिस में हुआ, लेकिन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बम्बई सेटल हो गए बचपन में ही, क्योंकि मेरे दादी माँ की तबीयत थी, वो खराब रहती थी। और मैंने बम्बई से पढ़ाई की और उसके बाद में 10 साल पहले मैं वहां पे कश्मीर में आया। और उसके बाद में हमेशा मेरा सपना रहा था कि मैं कश्मीर में आऊं, लेकिन कभी बात नहीं बनती थी। लेकिन जब मैं वहां पे आया तब मैंने पाया कि कश्मीरी लोग बहुत बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे जो फ्लड हुआ था उसका मैं हिस्सा रहा, और वो फ्लड में मेरी जो जान है वो एक कश्मीरी ने बचाई थी। और तब मुझे पता चला कि कश्मीर के लोगों को हमेशा ऐसे कहा जाता है कि वो पत्थरबाज है, इस तरह से ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन उनकी अच्छाई बहुत बार कैमरा में नहीं कैद होती है। कश्मीर की इस अच्छाई को दीपक ने परखा और उसने सोचा कि दुनिया के सामने कश्मीर की इस अच्छाई को वो उजागर कर देगा। मेरे वीडियोस में मैंने कश्मीरियत के बारे में बात की, कश्मीरी लोगों के इंसानियत के बारे में बात की। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे इस एक वर्ष के बाद कश्मीर में काफी टूरिस्ट भी आए। बहुत से लोगों ने मुझे गले मिला और कहा कि हम कश्मीर में आपके लिए आए, क्योंकि आपने कश्मीर के बारे में बहुत सारी पॉजिटिव बातें बताई। मीडिया झूठ है, और मैंने हमेशा देखा है कि मीडिया कश्मीर जो है उसके बारे में गलत प्रतिमा रखने की तरह करता है। मीडिया से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो सच्चाई है वो लोगों के सामने लाए। कश्मीर सिर्फ पत्थरबाज से भरा नहीं है, कश्मीर ममता से भरा है, एक प्यार मोहब्बत से भरा है। यहाँ पे अगर कोई बूढ़ा रास्ता क्रॉस करने की कोशिश करता है तो एक युवा कश्मीरी आकर हाथ बढ़ाता है और उसे रास्ता क्रॉसिंग करने में मदद करता है। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमें अगर लोगों का ऐसा साथ मिले तो वो ज्यादा मायने रखता है, ताकि मीडिया की झूठी बातें। जी बिल्कुल दीपक, तो हम आपसे एक और सवाल लेते हैं, और ये है आपसे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज को लेकर। आप हमेशा ही कंट्रोवर्सीज में बने रहते हैं, कुछ ना कुछ आपसे लेकर, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे वो न्यूज़ में हो, देखने को हमेशा मिलता है आपसे। जैसे कि आप एक बार दिल्ली में आए थे और वहाँ मेट्रो में सफ़र कर रहे थे, वहाँ पर एक लड़की ने आपके साथ सेल्फी ली और वहाँ पे आपकी ज़्यादा झड़प हो गई। वो क्या हुआ था, वो बात पूरी हमें बताएं प्लीज। वेल, एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो सेलिब्रिटीज होते हैं तो उन्हें भी कहीं ना कहीं हक बनता है कि हम प्राइवेट लाइफ जिए। हम जहाँ पे भी जाते हैं हमारे पीछे पैपाराज़ी आते हैं, हमारे पीछे फैशन पुलिस आती है, और मुरीदों का तो जैसे तांता लगा रहता है। हम सेलिब्रिटीज मूड में होते हैं, अगर हमारा मूड अच्छा है तो हम राजी खुशी सेल्फी दे देते हैं। वो दिन मैं थोड़ा परेशान था, झुंझला सा बौखला सा था, और जब वो लड़की मेरे पास सेल्फी लेने के लिए आई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बिना परमिशन वो मेरी सेल्फी ले रही थी। मुझे डर है कि मैं एक अमीर घराने से हूँ, अगर लोग मुझे अगवा करेंगे और फिरौती मांगेंगे तो, इसलिए मैं हमेशा मेरे बॉडीगार्ड के साथ ही घूमना पसंद करता हूँ। लेकिन मेरे जो यूरोपियन फैंस है उनको मैं दिखाना चाहता था कि रोजमर्रा की इंडियन लोगों की जिंदगी कैसे होती है, जिसके तहत मैं मेट्रो में क्या चढ़ गया, जैसे मेरे प्राइवेसी का नामो निशान मिट गया। लोग मेरी सेल्फीज लेने लगे, ऑटोग्राफ्स लेने लगे। फिर क्या, मुझे बुरा लगा और वो लड़की को मैंने मना कर दिया, क्योंकि उसके पहले मैं 40-50 सेल्फीज लोगों को दे चुका था। लड़की ने बुरा माना और बिना परमिशन लिए मुझे चाटा झाड़ दिया।
तो उस वक्त आपके बॉडीगार्ड कहाँ पे थे दीपक? एक्चुअली कभी कभी मैं विदाउट बॉडीगार्ड से घूमता हूँ, और वही वो दिन था जब मेरे साथ ये प्रत्याघात हुआ, ये अटैक हुआ, ये आघात हुआ। मेरे जितने भी मुरीद हैं इंडिया के, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यूरोप में मेरे साथ ऐसे नहीं होता है। लंडनर्स, पेरिशर्स, न्यूयॉर्कर्स, टोरंटोनियंस सब मुझे इतना प्यार देते हैं। क्यों क्यों आखिर दिल्ली के लोग मेरे ऊपर इस तरह से आघात प्रत्याघात कर रहे हैं? क्यों बार बार लगातार बारंबार वो मेरे ऊपर ये वार कर रहे हैं? मोदी सरकार से मेरी गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द मुझे जेड सिक्योरिटी मुहैया कराए, क्योंकि मेरे तन बदन को सुरक्षित रखने के लिए ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा। मेरे करियर में अभी उछाल आया है, मेरे वीडियोस वायरल होते जा रहे हैं, उसको 500 600 मिलियन व्यूज मिल रहे हैं। मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और चाहता हूँ कि मैं मेरे तन बदन की हिफाजत करूँ। गुजारिश करता हूँ कि Z+ सिक्योरिटी मुझे मुहैया की जाए। नेक्स्ट टाइम मैं कश्मीर आऊंगा तो मेरे साथ हमेशा बॉडीगार्ड रहे। वैसे कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग जो दूसरे स्टेट के हैं वो आके मुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए मेरी अभी तो आप कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में लोगों की छवि बना रखी है कि पत्थर मारते हैं आपको, तो आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वहाँ पे आपको बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग तो आपको बहुत प्यार करते हैं। नहीं, लेकिन कुछ दूसरे स्टेट्स के लोग वहां पर आते हैं। मैं दल झील में रहता हूँ, दल झील में सभी स्टेट्स के लोग आते हैं और कभी कभी वो मेरे ऊपर अत्याचार करते हैं। जैसे ही मैं वहां पे बोट में घूमता हूँ, झुंड की झुंड मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए मेरे शिकारा में चढ़ जाती हैं। और सेल्फी लेने को आप अत्याचार बता रहे हैं? सेल्फी लेने को आप अत्याचार बता रहा हूँ जी। कुछ हरियाणवी मुस्टंडे दल झील में मुझे देखकर मेरे पास आ गए और वो 10-12 हट्टे कट्टे 200 किलो के मुस्टंडे मेरे शिकारा में चढ़ गए, जिसके चलते मेरा शिकारा डूबने तक की नौबत आ गई। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मुझे सिक्योरिटी मुहैया की जाए, क्योंकि अगर वहां पे मुझे सिक्योरिटी होती तो ये बिल्कुल नहीं होता मेरे साथ। तो कश्मीर में तो मैं कभी सिक्योरिटी रखना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन जिस तरह से हरियाणवी या बाकी के पंजाबी जो लोग वहां पे आ रहे हैं और दिन ब दिन मैं जिस तरह से इंडिया में फेमस हो रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे अब कदम कदम पर कोने कोने में सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा वायरल हो गया हूँ। जहां तक कोरोना नहीं पहुंचा है वहां तक दीपक कलाल के वीडियोस पहुंच गए हैं। तो बेसिकली आपको सेल्फी से दिक्कत है दीपक जी? आप चाहते हैं आपके साथ कोई सेल्फी ना ले? नहीं, मेरे साथ सेल्फी लेने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लड़की मेरे पास सेल्फी लेने के लिए आई उसको पिंपल्स थे। मुझे लड़कियां पसंद है, लेकिन अगर उन्हें पिंपल्स है तो मैं उन्हें सेल्फी नहीं देता हूँ। अच्छा, तो आपको पिंपल से प्रॉब्लम हुई और आपने इस वजह से मना कर दिया? राइट, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रेट और फॉरवर्ड हूँ, तो मैंने वो लड़की को कहा कि तुम्हें पिंपल्स है, तुम ट्रीटमेंट करवाओ फिर मुझसे सेल्फी लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लड़की उसको वायरल करे। मुझे ये कतई पसंद नहीं है, क्योंकि मैं खूबसूरती का दीवाना हूँ और मुझे खूबसूरती बहुत भाती है। तेरी मेरी शक्ल के लोगों को सेल्फी देना मुझे पसंद नहीं है, कतई नहीं। तो चलिए अब से अगला सवाल लेते हैं जो कि राखी सावंत से जुड़ा हुआ है। राखी सावंत से आपकी शादी होने वाली थी, पर ऐसा क्या हुआ, आपकी शादी कैसे टूट गई? क्योंकि शादी के कार्ड तक जो है सोशल मीडिया पे आ गए थे, आप दोनों अलग कैसे हो गए? राखी सावंत एक अपॉर्चुनिस्ट थे, उसने देखा दीपक कलाल वायरल है, दीपक कलाल से शादा करो और ढेर सारी सुर्खियां बटोरो। फिर क्या, कुछ हीरोइनों के साथ मेरे अफेयर्स चल रहे थे। राखी ने सोचा क्यों न बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं। हाथों हाथ राखी सावंत ने मुझसे शादा करने का डिसीजन लिया।
उसने मुझे बंबई बुलाया और मेरे गले में उसने मंगलसूत्र डाल दिया और कहा कि ये मेरा पति है। राखी की ये बात मैंने नजरअंदाज कर दी। मैंने उससे कहा, राखी तुम क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हो, चली जाओ। राखी ने कहा, नहीं, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। हमारे लॉस एंजलिस के घर में वो आई और वहां पे मेरे साथ 4 महीने रही। मैंने सोचा राखी एक बहुत अच्छी लड़की है। उसने मुझसे 4 करोड़ रुपए दिए, कहा कि हमारा शादा धूमधाम होगा और ये पैसे मैं शादा के लिए खर्च करूंगी। लेकिन राखी सावंत ने 4 करोड़ की शॉपिंग की। उसने दुबई में जाके बड़े बड़े जेवरात लिए, जिसके चलते मैं बहुत दुखी हो गया। और जब मैंने राखी से मेरे 4 करोड़ लौटाने की बात की तो राखी सावंत ने मुझे कहा, धुल्ला ले धुल्ला। मुझे भी बहुत बुरा लगा कि इतना पैसा देने के बाद भी उसने मुझे बदले में क्या लिया, धुल्ला। मैं बहुत रोया। मेरे मामा ने मुझे कहा कि बेटा जाने दो, 4 करोड़ हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, इतने पैसे तो हम पिकनिक में खर्च कर देते हैं। राखी सावंत ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन चलो जाने दो, 4 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है, 2-3 महीने में कमा लूंगा। जी, आपके और आपकी मदर ने एक वीडियो भी वायरल किया था जिसमें बना के डाला था, उसमें राखी सावंत से जुड़ी हुई बातें कही थी आप दोनों ने। तो आप क्या अभी राखी सावंत से शादी करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। बड़ी बड़ी हीरोइनें मेरे साथ अफेयर करना चाहती हैं, लेकिन मैं मेरी मौमा का लाडला हूँ। मैं एक अब्जोपति हूँ, इसीलिए लड़कियां मेरे पीछे भागती हैं। मुझे डर है कि जो राखी ने मेरे साथ किया वो मेरे साथ कोई दूसरा न करे। राखी के इस बर्ताव से बहुत सारी लड़कियों को मैंने अनदेखी की है, क्योंकि मैं अब दूध का जल गया हूँ और मैं अब छाछ भी खुद से पीता हूँ। मैं जिंदगी में रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, कतई नहीं। आप और राखी सावंत नच बलिए में आने वाले थे, लेके ऐसी खबरें आई थी, इस पे क्या हुआ था? आप लोग आए नहीं उसके बाद? नच बलिए का कॉल मुझे आया था, लेकिन मैंने केला क्या खाया, छींटा नीचे फेंक दिया। मेरा पैर फिसल कर टांग टूट गई और नच बलिए मुझे रातों रात छोड़ना पड़ा। अभी मेरे पैर ठीक है, थिरकने के लायक है, लेकिन कोरोना ने तो जैसे कहर कर दिया है। काश मैं वो केले के छींटे से ना फिसलता तो आज मैं नच बलिए में होता, लेकिन क्या करूं, केले के छिलटे के कारण और ये फिसलने के कारण मैं नच बलिए नहीं कर पाया। नेक्स्ट टाइम मैं प्रिकॉशंस लूंगा कि केला खाने के बाद उसका छिलटा डस्टबिन में डाले, ताकि मैं कभी फिसलूं ना। जी बिल्कुल। कटूरा केला। और बिग बॉस में भी आप आने वाले थे, आपने एक न्यूज़ ऑडिशन में कहा था, एक इंटरव्यू में कहा था कि आप जो है बिग बॉस में आने वाले थे, बट कुछ रीजंस के कारण आप नहीं आए थे। वो क्या कारण थे? वेल, पहली बात तो मैं कश्मीर में रहता हूँ और मैं ठंडे वादियों का दीवाना हूँ। बिग बॉस का शूटिंग बम्बई में होता है। बम्बई बहुत गर्म इलाका है। मैंने बिग बॉस वालों को कहा कि अगर तुम्हें दीपक कलाल शो के लिए चाहिए तो तुम्हें बिग बॉस का सेट गुलमर्ग में शिफ्ट करना होगा। और जब मुझे बिग बॉस ऑफर आई तो मैंने सोचा कि मैं सलमान को रिप्लेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल तब टूट गया जब उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे एज अ कंटेस्टेंट ले रहे। मुझे बहुत बुरा लगा, बट वो मुझे बड़ी रकम ऑफर कर रहे थे, जिसके लिए मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट भी की। लेकिन जब मुझे पता चला कि उन्होंने गुलमर्ग में सेट शिफ्ट करने के लिए मना किया है तो मैंने उसे ठुकरा दिया। मैं बिग बॉस तब करूंगा जब वो उसका सेट गुलमर्ग में लगाएंगे, क्योंकि मेरी खूबसूरती के लिए, मेरे तन बदन के लिए ठंडी वादियां बहुत जरूरी हैं। बम्बई में पसीने से दरबदर होना मुझे पसंद नहीं है, कतई नहीं। पर बिग बॉस का हाउस तो फुल एयर कंडीशन होता है, उसमें आपको कहाँ गर्मी लगेगी? वेल, बिग बॉस अगर मेरे साथ कोलैबोरेशन नहीं कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शो बिग बॉस नहीं, बिग लॉस में जरूर जाएगा। खैर दीपक, आपने कई सारी मूवीज भी बनाई हैं, उन मूवीज के बारे में हमें बताइए कि आपने कौन कौन सी मूवीज बताई हैं, उनके नाम और किससे इंस्पायर होकर वो मूवीज बनाई हैं। जो मैंने कान फिल्म फेस्टिवल के लिए भेजी थी और वो सिलेक्ट भी हुई थी कान फिल्म फेस्टिवल के लिए,
वो मूवी का नाम है बकरी मुझे अंडा दो। और ये मूवी जो है ये बहुत अच्छी है और ये मैसेज देती है कश्मीर में किस तरह से प्रॉब्लम्स होते हैं और किस तरह से एक बाप जो है अपने बेटे के लिए ऑमलेट बनाने के लिए जद्दोजहद करता है और एक मुर्गी जो है उसकी मदद नहीं करती है, लेकिन एक बकरी उसको अंडा देती है जी। और बाप जो है वो किस तरह से वो ऑमलेट अपने बेटे के लिए बनाता है। तो ये बहुत दर्द भरी कहानी है और लोगों को ये मूवी बहुत, भाई तो जितने भी मेरे मुरीद हैं उनको मैं कहूंगा कि आप यूट्यूब पे ये मूवी जरूर देखें, बकरी मुझे अंडा दो, तो आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, और हाल फिलहाल में आपने कोई मूवी बनाई हो ऐसी कोई? उसके बाद में मैंने मूवी बनाई फैन मुझे डंडा दो, क्योंकि बहुत सारे फैन मेरे ऊपर खफा थे और गांव गांव में मेरी पिटाई होने लगी। तो इसीलिए मैंने दूसरी मूवी बनाई बकरी मुझे अंडा दो के बाद फैन मुझे डंडा दो, और ये मूवी भी बहुत फेमस हुई, बहुत ये मूवी को सराहना मिली। लेकिन कुछ लोग मुझे रियलिटी में ही डंडे से पीटने लगे। अभी मैं ऐसी मूवी कतई नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो मूवी बनाने के बाद लोगों ने मुझे डंडे से पीटा, जो कि मुझे पसंद मत है, कतई नहीं। तो आपका अफेयर जैसे कि हमने सुना है जसलीन मथारू के साथ भी रहा था, आपका और उनका रिलेशन चला था, और बट आपका ब्रेकअप कैसे हो गया? आप दोनों अलग कैसे हो गए? जसलीन मथारू ने मुझे सीडी के जैसे यूज किया। दीपक फेमस था, जसलीन बिग बॉस में जाना चाहती थी। न्यूज चैनल्स में दीपक कलाल के बारे में सुर्खियां आने लगी, लोग कहने लगे दीपक कलाल बिग बॉस जा रहा है। जसलीन ने सोचा कि अगर मैं दीपक कलाल के साथ कंट्रोवर्सी करूंगी तो बिग बॉस की नजर मेरे ऊपर जाएगी। जसलीन ने मेरे साथ शादा की कंट्रोवर्सी की, अफेयर, स्कूप्स, गॉसिप्स जैसे बस सोशल मीडिया पे लगातार हो रहे थे जसलीन और मेरे। लेकिन जैसे ही जसलीन का बिग बॉस में हो गया, जसलीन ने मुझे लाठी मार के उसकी जिंदगी से जुदा कर दिया। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं एक बीमारी से पीड़ित हूँ, जिसके चलते मुझे नहीं लगता है कि मैं फ्यूचर में बिग बॉस में आऊंगा। और वो बीमारी का नाम है हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव। आप रोए नहीं, आप रोए नहीं दीपक, आप ठीक हो जाएंगे मैं जल्दी। हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हूँ और ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी अमिताभ बच्चन को भी है। तो बस मैं यही दुआ करता हूं कि जल्द से जल्द इस बीमारी का इलाज निकले, ताकि मैं इस शो का हिस्सा बन सकूं। भावुक मत होइए, सब ठीक हो जाएगा दीपक। तो हम आपसे दूसरा सवाल लेते हैं आपसे। आप, हमने सुना है कि आप गाते बहुत अच्छा हैं, हाँ, तो आप कुछ हमें गा के सुनाना चाहेंगे? हुए हैं। कुछ हमें आप गा के सुनाना चाहेंगे दीपक? हाँ, बिल्कुल। मैं आपको एक गाना सुनाना चाहूंगा। हो अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ टूटे ना। अलवारिया मैं तो आरिया तुझी आरिया मिला दे ओए। अलवारिया मैं तो आरिया तुझी आरिया मिला दे ओए। उड़ते पतंगों में होली वाले रंगों में झूमेंगे फिर से दोनों यार। वापिस तो आ जा यार, सीने से लगा जा यार, दिल तो हुए हैं जार जार। ओ अपने रुठे पर आए रुठे यार रुठे ना, ख्वाब चुचे वादे चुचे दिल ये चुचे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ चुचे ना। अलवारिया मैं तो आरिया चुचिया मिला दे
मिलाते ओए, मिलाते ओए। तो ये गाना मेरा बहुत वायरल हुआ और इस गाने में मैं लास्ट में रोता हूं। तो मैंने देखा कि बहुत सारे अंकल आंटी इस गाने से इतना इमोशनल हो गए कि जी वो बिल्कुल। रोते हैं। क्या आपकी भी आंखों में आंसू आ रहे हैं? जी मुझे तो लगता है कि आप बिल्कुल भी पत्थर दिल हैं, आपकी आंखें बिल्कुल भी नमी नहीं है। ये गाना सुनकर सब लोग रोते हैं, तो लेकिन आप आंखों ये में आप पत्थर ये क्यों है? गाना किसको डेडिकेट करना चाहते हैं? ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहूंगा कश्मीर के लोगों को, क्योंकि मैं कहना चाहूंगा कि ये जो यारियां हैं इसको कभी न तोड़ो, ये यारियां हमेशा बनी रहे। मैं कश्मीर से प्यार करना चाहता हूँ। कश्मीर मेरी बहन है, बीवी है, माँ है। मैं कश्मीर से शादा करूंगा। तो दीपक, आप अपने ट्रॉलर्स को क्या जवाब देना चाहेंगे? कोई ऐसा मैसेज, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपने ट्रॉलर्स को बोलना चाहेंगे, क्योंकि आपको लेके वो कुछ अलग अलग मीम्स बनाते हैं, अलग अलग कमेंट करते हैं, उनको आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं मेरे फॉलोवर्स को यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारे कॉमेडियन आते हैं, लेकिन वो सब फटे बम के जैसे हैं, उनमें कोई ताकत नहीं है। ये कपिल शर्मा क्या था, आया क्या और थोड़ा बम के जैसे फूट के चला क्या गया। लेकिन दीपक कलाल सदियों से राज कर रहा है। कहना चाहूंगा मेरे मुरीदों को, दीपक कलाल का नाम जपो। और हाँ, ये नए नए कॉमेडियन हैं, उनके शोज मत देखो, जिंदगी भर मेरे ही बने रहो और मुझे ही पूजो, मेरी ही इबादत करो। यही मेरा संदेशा है। तो दीपक, आप चाहते हैं आपकी इबादत करें लोग? इबादत मतलब मुझे प्यार करें। जी। तो और इसी के साथ हम आपसे दूसरा सवाल लेंगे। ये कहेंगे, अगर इन फ्यूचर आप किसी एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहते हैं तो वो कौन सी एक्ट्रेस होंगी जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे? वेल, अभी करण जौहर सर के साथ मेरी बात हो रही है और करण जौहर सर तो मुझे और प्रियंका को लेकर एक मूवी लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है हरामजादा। तो ये मूवी में हरामजादा का रोल मैं प्ले करने वाला हूँ। तो इसके बारे में अभी बात चल रही है, पता नहीं तब ये फाइनलाइज होगा, क्योंकि अभी कोरोना है ना, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा पता नहीं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा दीपक, आपके बारे में जान के हमें बहुत अच्छा लगा। आपने अपनी चीज़ें शेयर करी हमसे, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ कंट्रोवर्सीज किंग दीपक कलाल जुड़े हुए थे। ऐसे ही और नए चेहरों से मिलने के लिए हर हफ्ते हमारे साथ जुड़े और देखते रहे द सिंपल टॉक। धन्यवाद।